चलिए सर, आज हम करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहले थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थीम समझिए क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसलिए बने हैं ताकि लोग अपने फायदे के लिए अकाउंट्स का तोड़ मरोड़ ना करें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो बातें आप पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये सब पहले आपने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, देखा हुआ है, क्योंकि ये वाजिब बातें हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम वाजिब बातें बता रहे हैं, यानी बेसिकली हमने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए ताकि लोग जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, मतलब P&L और बैलेंस शीट बनाएं, तो वो टू रिप्रेजेंटेटिव हो, वो हेर फेर ना करें। तो उन बातों को, जिन बातों के द्वारा वो हेर फेर करते हैं, उनको हमने यहाँ बताया भी कैसे डील करना है। कई बार वो देखते हैं मेथड चेंज कर करके फायदा उठाते हैं, तो हमने यहाँ बताया कौन कौन से मेथड फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेसमैन की टेंडेंसी क्या होती है, वो मौके के हिसाब से फायदा ज्यादा या कम दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए हमने ये स्टैंडर्ड्स बनाए ताकि जो है आपका एक राइट प्रेजेंटेशन फाइनल अकाउंट्स का हो सके। पहला स्टैंडर्ड पढ़ेंगे AS1। विशाल का ठीक से बंद करो। AS1 है अकाउंटिंग डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज का प्रॉपर डिस्क्लोजर करना। सबसे पहली बात ये स्टैंडर्ड कहता है कि जो चीजें बिल्कुल बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जिनके ऊपर हमारे अकाउंट्स टिके हुए हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, यानी बेसिकली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसके ऊपर हमारा अकाउंट्स टिका हुआ है। ऐसी चीजों को डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये डिस्क्लोज नहीं करना कि अकाउंट्स बनाते वक्त हमने डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल फॉलो किया। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं होती। ये तो मैंने बड़ा बेसिक सा एग्जांपल दे दिया। यानी मेरा यहां कहने का क्या मतलब है कि जिन चीजों को फॉलो करना लाजमी है, जिसके बगैर अकाउंट्स बन ही नहीं सकते, उनको बता के क्या फायदा कि मैंने इसको फॉलो किया। उनका फॉलो करना तो इंप्लाइड है, उनका फॉलो करना तो एज्यूम्ड है, तो उनको बताने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, यानी वो कॉन्सेप्ट्स जो फंडामेंटल है और सभी ने उसको एक्सेप्ट किया हो, तो उसका बताने की आवश्यकता नहीं। एग्जाम्पल के लिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एग्जाम्पल के लिए कंसिस्टेंसी, एग्जाम्पल के लिए एक्रूअल बेसिस। यानी कहने का मतलब ये हुआ, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम मान के चलते हैं बिजनेस की लाइफ इंडेफिनिट है, बिजनेस जो है फोर्सिएबल फ्यूचर में चलता रहेगा, एंडलेस चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो भी मेथड हमने फॉलो किया है उसको रेगुलर बेसिस पे लंबे पीरियड के लिए फॉलो किया जाएगा। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है, मान लो हमने किसी को माल बेच दिया, पेमेंट अगले साल आएगी। अगले साल मतलब जैसे हमने 28 मार्च को बेचा और पेमेंट 1 अप्रैल को आएगी या 5 अप्रैल को आएगी, तो 5 अप्रैल तो अगला साल हो गया ना, पर उसको सेल हम इसी साल दिखा। तो ये बातें बेसिक्स हैं, इनका ये बोलना कि हमने इनको फॉलो किया है कोई फायदा नहीं है। हां, अगर इनमें से कोई अकाउंटिंग एजम्पशन आप फॉलो नहीं करते, किसी कारणवश आपको लगता है ये आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसका फॉलो ना करना आपको बताना आवश्यक। फॉलो किया है यह बताने की जरूरत नहीं है, फॉलो नहीं किया है यह बताना आवश्यक। राइट? अब अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है? पॉलिसीज का मतलब होता है गाइड टू एक्शन। पॉलिसीज का क्या मतलब होता है? गाइड टू एक्शन। यानी कोई काम करने के 4 तरीके हैं, तो हमें पॉलिसी से पता चल जाता है भी इसमें से कौन सा तरीका हमने लगाना है। तो गाइड टू एक्शन हो गया ना, हमारे एक्शन के लिए क्या हो गई? गाइड हो गई। तो अगर आपने अब अकाउंटिंग, क्योंकि हर चीज के लिए कई सारे तरीके होते हैं काम करने के, तो अब उनमें से आप सारे तरीके तो लगाओगे नहीं, आप कोई एक लगाओगे। तो यानी आप कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया। जैसे उदाहरण के लिए
अब डेप्रिसिएशन लगाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है, आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या है, आप एसएलएम फॉलो करोगे, रिटर्न ऑन वैल्यू फॉलो करोगे, ये हो गया आपका अकाउंटिंग पॉलिसी। स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड होते हैं कौन कौन से, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, ये क्या हो गया, स्टॉक वैल्यूएशन के लिए बताना जरूरी। तो कहने का मतलब ये हो गया, क्योंकि कोई एक सिंगल लिस्ट तो नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसीज की, तो इसलिए वो कहा जाता है कि जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर दो, उसको एक जगह बता दो कि आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की, क्योंकि उसकी कोई सिंगल लिस्ट नहीं। अब ये एरियाज दिखाए जिसमें से मैंने एग्जांपल दिया अभी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का, डेप्रिसिएशन का, और भी ये गुडविल को कैसे ट्रीट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू कर रहे हो, ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट क्या है, ये सब चीजें जो हैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, और आपको बता देना चाहिए एक जगह पर कि आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की। तो पहले थर्ड पॉइंट में मैं बता रहा हूं कि इसको एक ही जगह पे आप डिस्क्लोज कर दो, छुपाओ मत, एक जगह पे सारी बातें बता दो, ताकि आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट पढ़ने वाले को हर चीज क्लियरली पता चल जाए, उसको कंफ्यूजन ना। फोर्थ पॉइंट कहता है कि फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होना चाहिए पॉलिसी के अंदर, पॉलिसी के अंदर का जो फ्रीक्वेंट चेंज है ये अच्छी बात नहीं, इसको अवॉइड करो। जैसे इस साल फीफो लगा दिया, अगले साल वेटेड एवरेज लगा दिया, फिर फीफो लगा दिया, फिर वेटेड एवरेज लगा दिया, किसने भाई ऐसे क्यों करते हो, मैं देख लेता हूँ यार ऑड ईयर में ना फीफो अच्छा लगता है और इवन ईयर में वेटेड एवरेज, ये कोई बात है। दूसरे से पूछा भाई आप क्यों करते हो, कभी फीफो फीफो, फिर लीफो कर लिया, फिर मैं सिक्का उछाल लेता हूँ, हेड आ गया फीफो, टेल आ गया वेटेड एवरेज, ऐसा अलाउड नहीं है। कहता है आप अवॉइड करो अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना, पर किसी मजबूरी में किसी वजह से आप चेंज करते हो तो फिर उसका डिस्क्लोजर, तो उसके बारे में बताओ भाई, रीजन बताओ तुम। वैसे अकाउंटिंग पॉलिसी कब कब चेंज कर सकते हैं, एक जब लॉ चेंज हो जाए, स्टैट्यूट चेंज हो जाए, दो जब उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाए, तीन जब सारे कॉम्पिटिटर्स और फर्म्स अपनी पॉलिसी चेंज कर लेती हैं, तो आप भी क्या करोगे, चेंज करोगे। तो इसलिए आपको, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन उनके साथ मैच कर सके, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज क्यों की। और जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे उसका जो भी मटेरियल इफेक्ट होगा, क्या होगा, मटेरियल इफेक्ट। मटेरियल इफेक्ट मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंट, मतलब किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने से प्रॉफिट में 4 रुपए का परिवर्तन आ गया, तो ये कोई मटेरियल नहीं है। प्रॉफिट लेकिन 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हो गया, या 3 लाख से घट के 1.5 लाख हो गया, ये मटेरियल है। तो आपको बताना चाहिए कि जो प्रॉफिट में चेंज आया है वो इस अकाउंटिंग पॉलिसी के बदलने से आया, और किसी वजह से अगर आप वो अमाउंट नहीं बता पाते हो किसी वजह से, तो फिर उसका कारण बता दो कि भाई मैं ये अमाउंट क्यों नहीं बता। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप इसमें इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लें, अंडरलाइन कर लें, फिर मैं इसको ओरल टेस्ट ले लेता हूं, अभी आपका रिवीजन हो जाएगा, जो जो बातें मैंने बोली हैं आपको याद है क्या, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, अब ये मैडम आ गई है आपका टेस्ट लेने, इंपोर्टेड मैडम है ये बच्ची, आपका टेस्ट लेगी, फॉरेनर है वैसे। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज, बताइए, आप बताइए। ये सही हुआ, अकाउंटिंग एजम्पशंस वो बेसिक्स हैं जो तो फॉलो होते ही होते हैं, तो इनको फॉलो किया है तो डिस्क्लोज भी करने की जरूरत नहीं। और जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो है जहां पे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, और हमने कौन सा ऑल्टरनेटिव लगाया हम बताते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन के 3 मेथड है, 4 मेथड, हमने कौन सा फॉलो, क्लियर। तो अब ये नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस रिगार्डिंग डिस्क्लोजर बिटवीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज, बताइए विशाल।
बिल्कुल फॉलो करो, वेरी नाइस। और फंडामेंटल में ये भी लिख देना कि अगर उसको फॉलो नहीं किया तो बताओ। When can we change accounting policy? पहला, चेंज इन स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब लॉ। दूसरा, चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तीसरा, चेंज इन पॉलिसी ऑफ द इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटर्स, ताकि हमारे अकाउंट्स भी उनके कंपैरिजन में अच्छे बन सके, कंपैरिजन कर सके। अब चर्चा करेंगे अगले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। मैंने हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ना जैसे आपको बेसिक समझा दिए, इसका बेस्ड क्वेश्चन आंसर दिए हुए कुछ काफी सारे एग्जाम्स में जो है, आप उनको रीड करेंगे। जो आपको समझ में नहीं आएंगे वो अगली क्लास में आप मेरे से डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? जो इनमें से बच्चे डाउट्स पूछते रहे तो बीच बीच में मैंने कवर किए। पहला स्टैंडर्ड तो बहुत सिंपल सर। अब है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इस पे न्यूमेरिकल्स की, ठीक, AS2 रिवाइज्ड। सबसे पहली बात होता है कि इन्वेंट्री क्या है। तो मैंने बड़े अच्छे एग्जांपल दिए, आप अपने रजिस्टर में लिख लेंगे जब बाद में, पहले समझ लें। इन्वेंट्री में वो चीजें आती हैं जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सेल के लिए परचेज करते हैं, मतलब जिसमें आप सेल परचेज करते हैं। मान लीजिए मैं फर्नीचर डीलर हूं, तो जो फर्नीचर मैंने बेचने के लिए खरीदा वो क्या हो जाएगा? स्टॉक इन ट्रेड। नहीं समझे? मैं कंप्यूटर का डीलर हूं, मैंने मॉनिटर, कंप्यूटर, प्रिंटर खरीदे, कंप्यूटर आइटम्स का डीलर हूं, तो ये सब मेरा क्या हो जाएगा? स्टॉक इन ट्रेड। इसके अलावा अगर हम फैक्ट्री है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग में जिन जिन का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो भी सब स्टॉक में आता है। जैसे मैं फर्नीचर बना के बेचता हूं, तो फर्नीचर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करूंगा? लकड़ी का, तो लकड़ी भी क्या हो जाएगी? स्टॉक। ठीक। कभी कभी क्या होता है कि हम कई चीजें प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में यूज करते हैं, तो वो भी फिर क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री में। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं मार्कर यूज करता हूं, तो मार्कर क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री। अब होटल्स में जाते हैं, मैं नैपकिन, टूथपिक्स, प्लास्टिक की चम्मच, कप, इस तरह की सब चीजें किसमें आ जाएंगी? इन्वेंट्री। जो डिस्पोजेबल है, जो, समझ गए मेरी बात को? कोई भी ऐसी चीजें जो आप रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में यूज करें या प्रोडक्शन प्रोसेस